फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 10 है और अप्लाइड मैकेनिक्स का ये चैप्टर चलेगा। ये चैप्टर नंबर 6 और इसका चैप्टर नंबर 6 का नाम है मशीन्स। मशीन्स का ही ये टॉपिक है। एक उसमें टॉपिक क्या है कि व्यासांतरी पहिया तथा धुरा। ये आप देख रहे होंगे, यही मशीन है, व्यासांतरी पहिया तथा धुरा। ठीक है, मैं इसी पर आज चर्चा करने वाला हूं और ध्यान रखिए कि इसके लास्ट में मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हर डिप्लोमा की वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, क्या दे रखा है, क्या क्या हमने बना रखा है, इस मशीन में क्या क्या दे रखा है। यह मशीन साधारण पहिए, ठीक है, साधारण पहिए तथा धुरा मशीन का संशोधित रूप है। यह मशीन साधारण पहिए तथा धुरा मशीन का संशोधित रूप है, ठीक है, जिससे यांत्रिक लाभ बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, यांत्रिक लाभ बढ़ाया जा सकता है। अब देख रहे हैं इस चित्र में क्या क्या दे रखा है। इस चित्र में हम देख रहे हैं क्या क्या दे रखा है कि एक पहिया है, ठीक है, एक पहिया ए है, इसका धुरा एक बी है और एक धुरा सी है, ठीक है ना। तो धुरा बी का हम क्या करेंगे, धुरा बी का हम व्यास मान लेते हैं, इसका D1 मान लेते हैं, कैपिटल D1, और धुरा सी का व्यास हम मान लेते हैं ये स्मॉल D1, ठीक है। धुरा बी का व्यास क्या है, कैपिटल D1, और धुरा सी का व्यास जो है स्मॉल D1। चलिए, और जो बी तथा धुरा सी जो है, जो धुरा बी तथा सी जो है वो क्या होते हैं, एक ही अक्ष पर आपस में बंधे हुए हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है, एक ही अक्ष पर आपस में बंधे हुए हैं। चलिए, तथा धुरा के दोनों सिरे जो दोनों सिरे पर ये बॉल बेरिंग कहलाती है, ये भी बेरिंग है, ठीक है, ये भी बेरिंग है। तो धुरों के दोनों सिरे पर क्या होती है, इसमें इस मशीन में बियरिंग लगी होती है, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, बियरिंग, और ये जो मशीन है बियरिंग की सहायता से ये स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, ठीक है ना। बियरिंग में ही स्वतंत्रता पूर्वक ये घूम सकती है ये मशीन। अब चलिए, अब देखिए, अर्थात ये जो जितने कोण से ये पहिए घूमेगा, एक दूसरे के साथ ये संबंध, मतलब ये बंधे हुए हैं, तो जितने कोण से ये पहिया घूमेगा उसी कोण से ये धुरा बी घूमेगा और उसी कोण से धुरा सी घूमेगा। इतना आपको समझ में आया, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जो है, अब हम पहिए पर क्या करेंगे, रस्सी लपेटेंगे। ये एक पहिया है, इस पर एक रस्सी लपेटी हुई है और एक दूसरे पहिए पर ये धुरा बी तथा धुरा सी पर रस्सी लपेटी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहिए पर एक रस्सी लपेटकर, एक पहिए पर हमने रस्सी लपेटा और उस पर हमने प्रयास P लगाया, ठीक है। और इस पे जो है, इस पर कैसे लपेटेंगे, दूसरी जो रस्सी जो हो दोनों ध्रुवों, ठीक है ना, धुरा बी तथा धुरा सी पर इस प्रकार लपेटी जाती है कि क्या होता है, बीच के भाग से एक पुली क्या हो गई, लटकाई जा सके। धुरा बी तथा धुरे सी पर इस प्रकार से ये रस्सी लपेटी गई है कि इसके बीच के भाग पर पुली सी जो है, एक पुली लटकाई जा सके, ठीक है। इस पुली पर हमने एक हैंगिंग लगाया और इस पर एक डब्लू भार लटका दिया, ठीक है। चलिए, तो इस पुली के रस्सी पर जो टेंशन लगेगा, टी लगेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए, तो अब हम इसे क्या करेंगे, रस्सी लगाने का नियम समझ गए होंगे कि रस्सी लगाने का नियम क्या है।
ठीक है ना। तो इस जो धुरे पर रस्सी जो लगाई जाती है इस प्रकार से लगाई जाती है कि अगर धुरा जो है सी से उतरे तो ये क्या हो, धुरा बी पर ये रस्सी अपने आप ये चढ़े, ठीक है ना। जब यहाँ से प्रयास लगाया जाए तो इसी प्रकार से लटकाया जाता है, ठीक है ना। और ये बड़े धुरे पर चढ़ती है और छोटे धुरे से उतरती है ये रस्सी जब यहाँ पर पी जो बल अपना प्रयास लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम इसमें प्रूफ करेंगे क्या, वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज और इसकी एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज, ये दो चीज़ें हम इसमें क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो हम पहले क्या क्या लिख लेंगे, क्या क्या लिखेंगे, पहिए ए का व्यास, हमने क्या माना कि पहिए ए का व्यास, पहिए ए का व्यास हमने क्या माना, कैपिटल डी माना, ठीक है ना। पहिए ए का व्यास जो माना हमने कैपिटल डी माना, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं व्यास जो कैपिटल डी है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल टू इंटू कैपिटल आर, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बड़े धुरे यहाँ पर हम मानेंगे, माना पहिए ए का व्यास कैपिटल डी इक्वल टू 2r, ये पहिया, ठीक है ना। अब बड़े धुरे, बड़ा धुरा कौन सा है भैया, ये बी है, बड़े धुरे बी का व्यास, बड़े धुरे बी का व्यास हमने क्या माना है, d1 माना है, समझ में आ रहा होगा। तो हम बड़े धुरे डी का व्यास हमने d1 माना, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2r1, समझ में आ गया होगा। d इज इक्वल टू 2r1, ये d1 हमने बड़े धुरे डी का बड़े धुरे का व्यास हमने माना। अब देखिए इस छोटे धुरे सी, यानी छोटा धुरा ये सी का व्यास हमने क्या माना, स्मॉल d1 माना, सी का व्यास इक्वल टू स्मॉल d1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 2r1। जब व्यास है, जब व्यास d है तो त्रिज्या क्या, जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि हम त्रिज्या का दोगुना हमने लिख दिया, ठीक है ना। 2 इंटू स्मॉल r1 हम लिखेंगे, सॉरी, ठीक है, स्मॉल d1 यानी कि 2 इंटू स्मॉल r1। अब देखिए इस पर क्या लिखा है, अब जो है यहाँ अब हम क्या करें कि यहाँ जो इसकी त्रिज्या हमने क्या मानी, इसका सेंटर तो होगा यहाँ पे भैया, तो इसकी त्रिज्या हमने क्या मानी कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या जो मानी, इस धुरे बी का त्रिज्या मानी हमने स्मॉल r1, और इस धुरे सी का जो त्रिज्या हमने मानी स्मॉल r1, ये कैपिटल R1 इसका, सॉरी इसका कैपिटल R1, और धुरे सी की जो त्रिज्या होगी स्मॉल r1, ये समझ में आपको आ गया होगा। तो अब देखिए हम यहाँ पर प्रयास लगाए, अगर पहिए को एक चक्कर ये पहिया घूमती है तो इस पर से जो रस्सी उतरेगी, खींचेंगे तो रस्सी कितना नीचे जाएंगी, इसकी जो परिधि होगी उतनी ही तो नीचे जाएगी, समझ में आ गया होगा। तो इसकी परिधि कितनी है, परिधि जो होगी पाई डी हो जाएगी, 2πr यानी कि पाई डी। तो पाई डी जो हो जाएगी, पाई डी ये क्या हो जाएगा, प्रयास नीचे आएगा। तो और जब ये पाई डी नीचे आएगा, इस पर से रस्सी उतरेगी तो ये क्या होगी, ये रस्सी चढ़ेगी, ये रस्सी क्या होगी, ये चढ़ेगी इस पर धुरे पर, और सी धुरे से रस्सी जो होगी उतरेगी। ये भी तो एक चक्कर लगाएंगे क्योंकि एक दूसरे से सारे कनेक्ट है, तो ये भी एक चक्कर लगाए। तो ये जो धुरी होगा, ये जो होगा इसकी जो इसका धुरे का क्या है, d1 है व्यास, तो ये पाई d1 इसका भी क्या होगा, परिधि के बराबर होगा, ये चढ़ेगी रस्सी, तो इससे पाई d1 ये चढ़ेगी, और ये क्या होगा, उतरेगी, ये रस्सी क्या होगी, धुरा सी से उतरेगी, तो ये क्या होगा पाई इंटू स्मॉल d1 धुरी, ये रस्सी उतरेगी, समझ में आ गया होगा। तो हम पहिए के एक चक्कर लगाने पर क्या लिखेंगे, पहिए के एक चक्कर लगाने पर, सॉरी एक चक्कर लगाने पर
P का विस्थापन कितना हो जाएगा? P का विस्थापन क्या होगा भैया? जब इस पहिए से परिध के बराबर जब एक चक्कर लगेगी तो परिध के बराबर उतरेगी रस्सी नीचे, तो क्या हो जाएगा? परिध का जो परिध जो होता है वो क्या होता है? पाई डी, ठीक है, या फिर 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई डी लिख लें, समझ में आ गया, क्योंकि डी व्यास का है ये, समझ में आ गया होगा। अब चलिए, जब पहिया एक चक्कर लगाता है तो धुरा बी तथा धुरा सी भी क्या होंगे? वो भी तो एक चक्कर लगाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या लिखेंगे? अब जो होगा, धुरे बी के एक चक्कर में इस पर लिपटी रस्सी की लंबाई, धुरा क्या होगा? धुरे बी की एक चक्कर में, ये भी तो एक चक्कर लगाएगा, तो लिखेंगे कि धुरा बी के एक चक्कर में, अब लिख लेंगे क्योंकि जब वो ये पहिया चलेगा एक चक्कर तो ये भी एक चक्कर चलेगा, तब धुरा बी के एक चक्कर में, धुरा बी के एक चक्कर में बी पर चढ़ी रस्सी की लंबाई भैया क्या हो जाएगी? ये इसकी जो व्यास है d1 है, तो परिध के बराबर चढ़ेगी, तो पाई इंटू d1, ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब इस पर चढ़ी तो यहाँ से उतरेगी, उतनी ही जो ये रस्सी क्या होगी? इतना उतरेगी। तो अब देखिए, अब जो होगा, धुरा सी के एक चक्कर में धुरा सी पर धुरा सी से उतरी रस्सी की लंबाई, वहाँ से तो उतरेगी, उतरी रस्सी की लंबाई इक्वल टू, इसका व्यास हमने क्या माना? पाई d1 माना, स्मॉल d1, तो ये जो होगा पाई d1 हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसके हम W का अगर देखें तो W ये कितना नीचे आएगा? W नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? W क्या होगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो W का विस्थापन जो होगा कितना होगा? W का विस्थापन कितना होगा? और W ऊपर ही क्यों जाएगा, नीचे क्यों नहीं जाएगा? तो कारण समझिए, दे रखा है क्या है कि B तथा C क्या है? B तथा C पर एक ही रस्सी है, B तथा C पर एक ही रस्सी है। जब ये एक चक्कर लगाता है तो ये बड़ा है, ये धुरा बड़ा है, तो ये ज़्यादा रस्सी लपेटेगा, और ये धुरा छोटा है तो ये यहाँ से कम रस्सी क्या होगा? उतरेगा। और जब ये कम रस्सी ये उतरेगा इस पर से और ये ज़्यादा रस्सी लपेटेगा, तो क्या होगा? ये पुलिया जो होगी ऊपर की तरफ जाएगी, ना कि नीचे की तरफ आएगी, तो ऊपर की तरफ जाएगी। और जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये W भार भी ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखिए, W का विस्थापन ऊपर की तरफ कितना होगा, इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देख रहे हैं कि ये जो रस्सी है, ये रस्सी के बीच में ये क्या है? पुली है, ठीक है, रस्सी के बीच में पुली है, तो इसका जो विस्थापन हो जाएगा ये कैपिटल पाई d1 माइनस कैपिटल पाई इंटू स्मॉल d1 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये रस्सी 2 है, ये इधर से एक उतरी तो इधर से खींची भी, तो क्या होगा? अपान में 2 लगेगा, क्योंकि ये जो है धुरों के बीच में है, ये इस रस्सी और इस रस्सी बंधी हुई है और इसके बीच में है, इसलिए बाई 2 का प्रयोग करेंगे। तो अब लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि W जो होगी B तथा C, ठीक है ना, पर WB तथा C पर रस्सी के WB तथा C पर
रस्सी के बीच में है, रस्सी के बीच में है, तो क्या होगा, अतः W के उठने की दूरी, W ऊपर की तरफ उठेगा तो उठने की दूरी क्या होगा भैया, उठने की जो दूरी होगी आपकी जो हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पाई इंटू इसका जो परिध कितना होगा, पाई इंटू कैपिटल D1 माइनस पाई, इसका जो परिधि होगा पाई इंटू स्मॉल d1 और बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना उतरी। तो अब यहाँ से हम बेगा अनुपात फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रयास क्या करा, प्रयास हमको पता हो गया कि प्रयास जो होगा यहाँ पे पाई यहाँ पर प्रयास का हमने विस्थापन निकाल लिया पाई डी, और यहाँ पर W का भी विस्थापन निकाल लिया पाई D1 माइनस पाई स्मॉल d1 बाई 2। समझ में आ गया होगा। तो हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वेगानुपात वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला जो होता है प्रयास का विस्थापन अपान में क्या होता है, भार का विस्थापन। तो निकाल सकते हैं आराम से, तो चलिए निकाल लेते हैं। अतः वेगानुपात यानी कि वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रयास का विस्थापन अपान में क्या होगा, भार का विस्थापन। समझ में आ गया होगा। तो हम प्रयास का विस्थापन क्या होगा, ये प्रयास P का विस्थापन क्या है, पाई इंटू कैपिटल D अपान में ये W का विस्थापन क्या होगा, पाई इंटू कैपिटल D1 माइनस पाई स्मॉल d1। ठीक है ना, पाई स्मॉल d1 और बाई 2 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर चला जाएगा, ये बाई 2 है तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो फार्मूला आपका बनेगा वेगानुपात का, जो फार्मूला बनेगा ये आपका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई d अपान में पाई d1 माइनस पाई d1, जहाँ d1 क्या है, बड़े धुरे का व्यास है और स्मॉल d1 क्या है, छोटे धुरे का व्यास है, याद रखना। और ये कैपिटल D क्या है, यहाँ पे ये जो है पहिए का व्यास है। ये सारी चीज़ें अगर याद रहेगी कि हमने क्या क्या माना है, तो आप आसानी से फार्मूले यूज कर सकते हो क्वेश्चन में और आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको हम और भी तरीक़ों से अगर आर के पदों में लिखे तो आर के पदों में भी लिख सकते हैं। आर के पदों में लिख दें, चलिए अभी इतना आप नोट कीजिए, इसके बाद हम आर के पदों में भी लिख दे रहे हैं। चलिए अब हम इसे मिटाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसकी आवश्यकता है, ठीक है, अब इसको रहने देते हैं। चलिए तो वेगानुपात आर के पदों में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो आर के पदों में क्या हो जाएगा, इसका हमने व्यास जो माना, ये यहाँ पर सेंटर है, इसका हमने व्यास क्या माना था, कैपिटल डी हम लिख लेते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको, इसका व्यास D1 है, कैपिटल D1, और इसका व्यास है स्मॉल d1। ठीक है, चलिए तो वेलोसिटी रेशियो जो होगा 2 पाई लिखेंगे और D के जगह पे क्या लिखेंगे, D के जगह पे क्या लिखेंगे, 2R लिखेंगे, क्योंकि जो व्यास होता है त्रिज्या की दोगुनी होती है, तो लिख दें 2 पाई इंटू कैपिटल R, इसका तो
रेडियस माने थे कैपिटल आर, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो अपान में क्या है, पाई d1 माइनस पाई d1, तो पाई लिख दिया, पाई हमने बाहर कॉमन ले लिया, हमने छोड़िए पाई हमने कॉमन ले लिया, d1 कैपिटल d1 यानी कि इसका जो हमने माना था त्रिज्या r1 माना था, तो इसकी जो होगी यहाँ पर हम 2r1 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। और माइनस है तो माइनस लिख दिए, पाई सॉरी यहाँ पर d1 है तो यहाँ पर लिखेंगे d1 का हो जाएगा ये, इसकी जो त्रिज्या हमने स्मॉल r1 माना था, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू स्मॉल r1, समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर d इजकल टू r 2r और d1 इजकल टू 2r1, ऐसा ही तो माना था, और ये स्मॉल d1 इजकल टू 2r1, यही तो है। और समझ में आ गया होगा। चलिए तो पाई से पाई हम कैंसिल कर देते हैं, और वेलोसिटी रेशियो जो होगा ये 4r, तो 2 से ये भी 2 और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो 2r अपान में r1 माइनस स्मॉल r1। फार्मूले समझ में आए, ठीक है। चलिए अब इसे भी मैं मिटा देता हूँ, और अब क्या निकालेंगे, अब जो निकालेंगे हम मैकेनिकल एडवांटेज हम फाइंड करेंगे। देखिए आदर्श स्थिति में हम मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करेंगे। आदर्श स्थिति में क्या होता है, ईटा का वैल्यू 1 हो जाता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फार्मूला होता है, सॉरी पहले ईटा का फार्मूला जो होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो, यही तो होता है। तो ईटा, तो आदर्श स्थिति में ईटा क्या हो जाता है 1 इजकल टू 100%, तो ईटा का वैल्यू 1 रख देते हैं, तो यहाँ पर जो आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज जो आएगा वेलोसिटी रेशियो के बराबर आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज का जो वैल्यू हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2d, d के रूप में, व्यास के रूप में जो होगा 2d इंटू क्या हो जाएगा 2d इंटू d1 माइनस d2 हो जाएगा, समझ में आया होगा। d2 सॉरी नहीं, यहाँ पर d1, इसमें भी तो हमने d1 माना है ये, ठीक है, समझ में आ गया होगा। या फिर इससे लिख सकते हैं r के पदों में 2r अपान में r1 माइनस स्मॉल r1, यही तो है। ये जो होगा मैकेनिकल एडवांटेज का आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। ये आदर्श स्थिति की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आदर्श स्थिति ना हो तो यहाँ पर ईटा का वैल्यू कुछ और आएगा, ईटा का वैल्यू दे रखा होगा और वो फार्मूले में यूज करके और हम मैकेनिकल एडवांटेज हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आदर्श स्थिति में है, ओनली वन आदर्श स्थिति में है, ठीक है। चलिए एक मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैकेनिकल एडवांटेज अधिक चाहिए, मैकेनिकल एडवांटेज अधिक चाहिए इस मशीन की, तो इसका जो वैल्यू क्या होना चाहिए, ये न्यूनतम होना चाहिए, ये इसका जो वैल्यू होना चाहिए न्यूनतम, इसका वैल्यू न्यूनतम होगा, ठीक है। अगर इसका वैल्यू क्या होगा न्यूनतम होगा तो क्या होगा मैकेनिकल एडवांटेज अधिकतम हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अरे देखो यार 2/5 है, इसका वैल्यू क्या होगा 0.4, अगर इसका वैल्यू और न्यूनतम कर दे 2/2 कर दे तो इसका हो जाएगा 1, तो ये बड़ा है कि वह ये बड़ा है, तो ये बड़ा है ना यार, तो इसका वैल्यू हम छोटा करते जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अभी इसका वैल्यू जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 कर दे तो ये हो जाएगा 2, तो बढ़ता जा रहा है,
मैकेनिकल एडवांटेज यही तो फाइंड हो रहा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता जा रहा है। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, बढ़ेगा जो यदि क्या होगा, कैपिटल R1 माइनस स्मॉल R1 का वैल्यू कम हो। तो ये भी एक नोट में मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, यदि कैपिटल R1 माइनस स्मॉल R1 का वैल्यू कम होगा, का वैल्यू जितना कम होगा, जितना कम होगा मैकेनिकल एडवांटेज, उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू उतना ही अधिक होगा। क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। समझ में आ गया होगा, तो आप नोट कर लीजिए इसे, और इसी फार्मूले पर बेस्ड मैं इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। नोट कीजिए फटाफट। चलिए मैं इसे अब मिटाता हूँ। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसी पर आधारित सॉल्व करवाता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, पहिए का अर्धव्यास, पहिए का अर्धव्यास यानी कि हमने पहिए का रेडियस क्या माना था, कैपिटल R माना था। सॉल्यूशन करते हैं इसका। कैपिटल R जो क्या दे रखा है भैया, कैपिटल R जो दे रखा है वो 45 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तथा धुरे के दोनों हिस्सों का अर्धव्यास, धुरे के दोनों हिस्से, दो धुरा था, एक का हमने माना था बड़े धुरे का जो माना था R1 माना था, इसका जो दे रखा है 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, और एक का छोटा वाला धुरे का माना था स्मॉल R1, इसका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और प्रयास दे रखा है क्या, 100 न्यूटन दे रखा है, P जो दे रखा है 100 न्यूटन दे रखा है, और W पूछ रखा है, भार पूछ रखा है, ठीक है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं पहले वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो जो होता है 2R अपान में कैपिटल R1 माइनस स्मॉल R1, यही तो हमने प्रूफ करा था फार्मूला, तो यहाँ पर रख देते हैं। 2 × 45 अपान में कैपिटल R1 का वैल्यू है 15 माइनस स्मॉल R1 का वैल्यू है 10, इक्वल टू ये हो जाएगा 90 अपान 5, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कटेगा 18 हो जाएगा, 18 आ गया। अब चलिए मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला क्या होता है, ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो होता है, और ईटा का वैल्यू आदर्श स्थिति में 1 होता है, और वेलोसिटी रेशियो जो होता है क्या होता है, W अपान P होता है, भार अपान प्रयास होता है, उठाया गया भार अपान में लगाया गया प्रयास, ठीक है ना। वेलोसिटी रेशियो जो होगा वो उठाया गया भार का विस्थापन अपान में लगाया गया प्रयास का विस्थापन, यही तो होता है। चलिए तो वेलोसिटी रेशियो का ईटा का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, इंटू वेलोसिटी रेशियो का जो वैल्यू होगा ये 18 इक्वल टू W का हमें वैल्यू फाइंड करना है, और P का वैल्यू दे रखा है 100, ठीक है। दैट्स इम्प्लाइड W इक्वल टू क्या होगा, 18 × 100, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1800 न्यूटन। समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। चलिए नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं अब इसे मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें 2 क्वेश्चन इस पर आधारित मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका UPBTE में आ चुका है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में आ चुका है, डिप्लोमा में आ चुका है। चलिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना।
इसमें क्या दे रखा है, एक व्यासांतरी पहिया यानी कि चक्र और धुरी में बड़ी धुरी का व्यास 16 सेंटीमीटर। देखिए जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो पहले हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करने हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। तो धुरी में बड़ी धुरी का व्यास जो होगा, बड़ी धुरी का जो व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। यानी कि बड़ी धुरी का हमने क्या माना था, R1 माना था, ठीक है ना। बड़ी धुरी का हमने त्रिज्या R1 माना था और व्यास दे रखा है कितना, 16 सेंटीमीटर। तो R1 त्रिज्या जो हो जाएगी 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। चलिए आगे पढ़िए। तथा छोटी धुरी का व्यास 12 सेंटीमीटर। छोटी धुरी का हमने त्रिज्या क्या माना था, R1, स्मॉल R1। तो ये जो हो जाएगा क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो 12/2 क्योंकि 12 व्यास दे रखा है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। चलिए, यदि 30 सेंटीमीटर लंबे हथे के सिरे पर आयास लगाया गया हो, यानी कि 30 सेंटीमीटर के लंबे हथे यानी पहिए का वो ठीक है ना, पहिए का ही वो दे रखा है, लंबा हत्था होगा। इस तरह चलाएंगे तो पहिए की त्रिज्या हो जाएगी, समझ में आ गया होगा। तो वो जो होगी पहिए की त्रिज्या जो होगी कैपिटल R जो होगी, ये दे रखा है क्या, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए, तो वेगानुपात फाइंड करना है। तो वेगानुपात फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू कैपिटल R अपान में इस R1 माइनस स्मॉल R2। यही तो है, यही तो हमने फार्मूला प्रयोग किया था। रख दो, पुट कर दो, फटाक से आ जाएगा। यानी कि 2 इंटू 30 अपान में कैपिटल R1 का वैल्यू क्या है 8 और माइनस स्मॉल R1 का वैल्यू है 6, यानी कि क्या हो जाएगा 60/2 यानी कि हो जाएगा इसका वैल्यू 30। इतना समझ में आया होगा। अब देखिए वेगानुपात तो फाइंड हो गया। यदि अब आगे में क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि 300 न्यूटन का आयास अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। तो इसमें क्या दे रखा है, यदि 300 न्यूटन का आयास यानी कि P इक्वल टू 300 न्यूटन, चलिए, और 42 न्यूटन का बोझ उठाती है यानी कि W इक्वल टू क्या है 42 न्यूटन, ठीक है, ये भी सही है। तो मशीन की दक्षता तथा इस बोझ पर मशीन का घर्षण ज्ञात कीजिए। दक्षता ज्ञात करना है यानी कि सेकेंड नंबर में ईटा फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, घर्षण फाइंड करना है, ठीक है, घर्षण फाइंड करना है और ईटा फाइंड करना है। चलिए, तो हम पहले क्या निकालेंगे, P दे रखा है, W दे रखा है, ठीक है, P दे रखा है और W दे रखा है। तो ईटा इक्वल टू हम जानते हैं कि ईटा इक्वल टू क्या होता है W अपान P, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा, ईटा इक्वल टू W अपान P और इंटू 1/, वेगानुपात। इतना ये समझ में आया। चलिए मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। ईटा इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो होता है, ये समझ में आया। चलिए, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, W अपान P होता है, W अपान P अपान वेलोसिटी रेशियो, ये समझ में आया। तो वही तो हमने लिखा W अपान P इंटू वेलोसिटी रेशियो, ठीक। चलिए, तो W का वैल्यू क्या दे रखा है 4200 अपान में P का वैल्यू क्या दे रखा है 300 इंटू वेलोसिटी रेशियो का हमने अभी निकाला 30। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और 3, तो ये 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो आएगा आपका 2 7 14 और ये हो जाएगा 15 यानी कि 7/15। अगर हम इसे डेसिमल में चेंज करें तो क्या हो जाएगी, जो डेसिमल में चेंज करेंगे
तो ईटा का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 0.4667, यानी कि क्या हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा 46 पॉइंट क्या हो जाएगा 67%। ठीक है, तो इतना ज़रा नोट कीजिए और इसके आगे मैं आपको कराता हूँ। चलिए मैं इसके आगे करा देता हूँ। इसके आगे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, यदि मशीन, ये तो हो गया, निकल गया, ईटा का वैल्यू निकल गया। यदि मशीन आदर्श हो तो ईटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ईटा का वैल्यू अगर 1 हुआ तब ईटा इजकल टू डब्ल्यू बाई पी इंटू वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, और ईटा का वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखेंगे, ईटा का वैल्यू जो रखेंगे 1 रख देंगे, और इसको हम मान लेते हैं आदर्श स्थिति में प्रयास जो लगाया गया वो P1 है। ठीक है, तो ईटा का जो वैल्यू 1 हो जाएगा तो W दैट सिंप्लाई ईटा का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 इजकल टू W अपान P1 इंटू VR वेलोसिटी रेशियो। दैट सिंप्लाई यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, W इज, यहाँ से हम P1 निकाल लेते हैं, P1 इजकल टू क्या हो जाएगा W अपान वेलोसिटी रेशियो। ये आपको समझ में आया इतना। तो W का वैल्यू क्या दे रखा है 4200, और वेलोसिटी रेशियो का जो वैल्यू दे रखा है क्या दे रखा है भैया, वेलोसिटी रेशियो का हमने फाइंड करा था क्या, कितना, तो 30 फाइंड करा था। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 140। इतना समझ में आएगा होगा 140, यानी कि ये हो जाएगा आपका न्यूटन। P1 का वैल्यू आ गया आपका 140 न्यूटन। चलिए, और जो वास्तविक स्थिति में जो प्रयास लगा था, यानी कि आयास जो लगा था, वास्तविक स्थिति में P इजकल टू क्या था, प्रयास क्या था 300 न्यूटन, 300 न्यूटन था। चलिए, तो अब घर्षण हम नहीं निकालेंगे भैया, 300 न्यूटन था है, और ये जो प्रारंभ स्थिति में जो थी, ये आदर्श स्थिति में प्रयास इतना ही लगना चाहिए, जबकि वास्तविक स्थिति में इतना लग रहा है। ठीक है ना, तो जो घर्षण निकलेगा वो इसमें से ये घटा देंगे, तो घर्षण जो होगा, घर्षण इज इक्वल टू वास्तविक स्थिति में प्रयास, लिख दे रहा हूँ, वास्तविक स्थिति में प्रयास यानी कि P माइनस आदर्श स्थिति में P1, आदर्श स्थिति में P1, यानी कि वास्तविक स्थिति में क्या था 300 माइनस आदर्श स्थिति में 140, अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.16, यानी कि 160 न्यूटन जो होगा आपका घर्षण हो जाएगा। ठीक है, 160 जो होगा आपका घर्षण हो जाएगा। एक ये आंसर हो जाएगा और एक वो वाला आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही हमें फाइंड करना था। ठीक, समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम की दृष्टि से, और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो और भी बहुत सारे अभी टॉपिक बचे हुए हैं, तो उसको मैं बहुत जल्द ही वीडियो उसका भी बना करके अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक से हमें ये लगता है कि हमारे स्टूडेंट
यानी कि हमारे जो मित्र है, दोस्त है, वो समझ पा रहे हैं हमारी वीडियो को, हमारे क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, ठीक है, जो मैं समझा पा रहा हूँ वो समझ पा रहे हैं, तो आप कृपया एक लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।